तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देहरादून जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देहरादून का नाम देहरादून क्यों पड़ा? तो कारण है प्राचीन काल में यहाँ गुरु द्रोण की तपस्या तपस्या स्थली थी, इसलिए इसका नाम द्रोण नगड़ पड़ा, जो बाद में देहरादून हो गया। देहरादून का प्राचीन नाम क्या था? तो पृथ्वीपुर था। किस अभिलेख से पुष्टि होती है यह क्षेत्र मौर्यों के अधीन था? तो कालसी अभिलेख से पुष्टि होती है कि देहरादून का क्षेत्र मौर्यों के अधीन था। देहरादून पवार वंश की राजधानी रहा, तो 1804 तक ये पवार वंश की राजधानी रहा। अब 1804 तक ही क्यों रहा? क्योंकि 1804 में इन पे गोरखों का हमला हो गया, जिसके बाद गोरखा जीत गए कुरुबड़ा युद्ध में और प्रद्युमन शाह शहीद हो गए। इसलिए 1815 तक यहाँ पे गोरखों का शासन रहा, 1804 से 1815 तक। 1814 में फिर नाला पानी युद्ध हुआ, जिसमें कर्नल जिलेस्पी और बलभद्र थापा के बीच। युद्ध के बाद क्या हुआ? युद्ध के बाद देहरादून अंग्रेजों के पास चला गया और गोरखों का शासन उत्तराखंड में खत्म हो गया। तो नाला पानी युद्ध कब हुआ? 1814 में। देहरादून का जिले के रूप में गठन कब हुआ? तो देहरादून का जिले के रूप में गठन 1817 में हुआ और 1817 में देहरादून को सहारनपुर मंडल में डाला गया, क्योंकि ये नया नया बना था, इसलिए इसे सहारे की जरूरत थी। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि इसे सहारे की जरूरत थी, इसलिए 1817 में इसे सहारनपुर मंडल डाल दिया गया। पर 8 साल बाद जब उन्हें लगा अब इसे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसे सहारनपुर मंडल से वापस बुलाकर कुमाऊं कमिश्नरी में डाल दिया गया। पर 4 साल के अंदर ही पता चल गया कि देहरादून को आज भी सहारे की जरूरत है। अब क्योंकि सहारनपुर मंडल में ये 1817 से 1825 तक रह चुका था, 8 साल तक रह चुका था, वहां से कोई फायदा नहीं मिला, इसलिए 1829 में इसे मेरठ मंडल भेज दिया गया, जहाँ पे ये 1829 से 1975 तक रहा। 1829 से 1975 तक रहा और 1975 में इसे वापस गढ़वाल मंडल बुला लिया गया। अब 1975 में गढ़वाल मंडल क्यों बुलाया गया? क्योंकि 1976 में 42वां संविधान संशोधन होने वाला था, जो कि काफी महत्वपूर्ण संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसलिए उस संशोधन के होने से पहले जो जिला जहाँ था उसे वहां भेज दिया गया। इसीलिए देहरादून को भी मेरठ मंडल से उठाकर 1975 में गढ़वाल मंडल में भेज दिया गया। अब क्वेश्चन को देखें। देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया 1825 में। देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया 1975 में। देहरादून नगर निगम बना तो 9 दिसंबर 1998 को बना। इसका कोई ट्रिक नहीं है, मेरा बर्थडे यह था बस। देहरादून कितने जिलों से घिरा है? तो 4 जिलों से घिरा है, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और हरिद्वार। देहरादून कितने राज्यों से सीमा लगती है? देहरादून की 2 राज्यों से सीमा लगती है, यूपी और हिमाचल प्रदेश से। देहरादून राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? मसूरी को कहते हैं, और पर्वतों का राजा चक्राता को। नदी उत्तल का उदाहरण है मसूरी। अब नदी उत्तल होता क्या है? ऐसा क्षेत्र जो समुद्र तल से 1540 मीटर की ऊंचाई पर हो और जलोढ़ मृदा से बना हुआ। एक तो समुद्र तल से 1540 मीटर की ऊंचाई पर है और उसके बावजूद भी जलोढ़ मृदा से बना है, उसे नदी उत्तल कहते हैं। मसूरी की खोज का श्रेय किसे जाता है? मसूरी की खोज का श्रेय आयरिश कैप्टन यंग को जाता है। अब आयरिश कैप्टन यंग ने मसूरी की स्थापना की क्यों थी? अब क्योंकि वो खुद भी यंग थे, तो कपल्स की फीलिंग को जानते थे, इसलिए उन्होंने मसूरी को हनीमून प्लेस के रूप में फेमस करने के लिए मसूरी की स्थापना की। मसूरी का नाम कैसे पड़ा? तो मसूरी का नाम यहाँ उगने वाले मसूर पौधे के नाम पे पड़ा है। गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार मसूरी को, चारों धामों का प्रवेश द्वार हरिद्वार। देखो गंगोत्री यमुनोत्री का तो मसूरी है, पर चारों धामों का प्रवेश द्वार हरिद्वार है। मसूरी पुस्तकालय समिति और मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 1843 में। अब याद रखने का तरीका क्या है? 1843 में इसलिए हुई मसूरी पुस्तकालय समिति और मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना, क्योंकि 1843 में लॉर्ड एलन ने दास प्रथा का अंत किया था। अब लॉर्ड एलन के काल को ही कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल भी कहा जाता है, और एलन के टाइम पर 1842 से 44 में ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ, और यही सब बातें लोगों को बताने के लिए मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में हुई। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? तो मसूरी नगर पालिका है, जिसका गठन 1842 में हुआ, और ये सब बातें बताने के लिए 1842 में ही मसूरी से द हिल्स समाचार पत्र निकाला गया मैकिनन द्वारा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? द हिल्स समाचार पत्र कहाँ से निकला? मसूरी से 1842 में। और 1843 में क्या हुआ? मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी और मसूरी पुस्तकालय भवन बना। जॉन मैकिनन किस मूल का था? आयरिश मूल का था। महात्मा गांधी देहरादून आए 1929 में, और 1929 में ही क्यों आए? क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन होने वाला था, तो उत्तराखंडियों को बुलाने के लिए आए थे। पर है तो ये मसूरी में, पर उसके बाद ये कुमाऊं गए थे। कौसानी साइड याद होगा आपको, 1929 के टाइम पर ये कौसानी में भी रुके थे। तब उत्तराखंड में वहां से हर्षदेव ओली लाहौर अधिवेशन में शामिल हुए थे 1929 में। महात्मा गांधी मसूरी दूसरी बार कब आए? तो इसका आंसर है 1946 में आए थे। पहली बार तो 1929 में आ गए थे, क्योंकि लाहौर अधिवेशन होने वाला था। फिर 1946 में आए, क्योंकि कैबिनेट मिशन आया था, इसलिए बताने आए थे। अब कैबिनेट मिशन क्या आया था? सरकार बनाने के लिए आया था, ताकि भारतीय अपने खुद की सरकार बना सके। तो उसमें उत्तराखंड वालों को भी बता दिया कि आगे है कैबिनेट मिशन। भट्टा फॉल और हार्डी फॉल जलप्रपात है, तो भट्टा फॉल और हार्डी फॉल जलप्रपात मसूरी में है। भट्टा फॉल और हार्डी फॉल जलप्रपात का है? भट्टा फॉल और हार्डी फॉल जलप्रपात मसूरी में है। गन हिल पॉइंट मसूरी में। अब याद कैसे करेंगे? गन हिल जी है मैम, तो अगर तमीज वाली होगी तो सॉरी बोलेगी। गन हिल जी है मैम, सॉरी।
अगले क्वेश्चन, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी, तो इसे लाल टिब्बा याद रखो, लाल टिब्बा या डिपो हिल। अब इसमें एक शायरी लिखी है कि जैसे इंद्रधनुष में सबसे ऊपर होता है रंग लाल, ट्रैफिक लाइट में भी सबसे ऊपर होता है लाल, सबसे बड़ा होता है खून का रिश्ता और खून का रंग भी होता है लाल, और ये सब चीजें बहुत मशहूर है, इसलिए मसूरी की सबसे ऊंची चोटी भी है लाल, यानी कि लाल टिब्बा या डिपो हिल। लाल टिब्बा या डिपो हिल है कहाँ? मसूरी में, और मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। मसूरी में सर्वेक्षण कार्यालय कब बना? तो 1832 में बना, जॉर्ज एवरेस्ट ने बनाया। मसूरी में सर्वेक्षण कार्यालय 1832 में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने बनाया। मसूरी में सर्वेक्षण कार्यालय का काम कब से शुरू हुआ? ये ट्रिक है। मसूरी में सर्वेक्षण कार्यालय का काम कब से शुरू हुआ? तो 1832 शुरू, 1832 शुरू मतलब 1832 से हुआ शुरू, 1832 से हुआ शुरू। मसूरी में सर्वेक्षण कार्यालय का काम 1832 शुरू। एवरेस्ट पीक कहाँ है? तो एवरेस्ट पीक मसूरी में है। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर 1865 में मसूरी की चोटी का नाम एवरेस्ट पीक रखा गया। एवरेस्ट पीक मसूरी में है और 1865 में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर मसूरी की चोटी का नाम एवरेस्ट पीक रखा गया। एवरेस्ट पार्क कहाँ है? तो एवरेस्ट पार्क मसूरी में ही तो होगा, जब एवरेस्ट के नाम का सब कुछ मसूरी में। हिमालय क्षेत्र का सबसे पहला चर्च, हिमालय क्षेत्र का सबसे पहला चर्च मसूरी क्राइस्ट चर्च, क्योंकि पहला चर्च था इसलिए मशहूर था। मसूरी क्राइस्ट चर्च की स्थापना कब हुई? तो मसूरी क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 में हुई, क्योंकि इसका काम ही हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाना था। मसूरी क्राइस्ट चर्च की स्थापना किसने की? तो मसूरी क्राइस्ट चर्च की स्थापना कैप्टन रैनी टेलर ने की। देखो नाम से ही पता चल रहा है कोई मर गया है, मतलब कोई रैनी, इसलिए कोई रैनी, इसलिए लोग कराई कर रहे हैं, यानी कि मसूरी क्राइस्ट चर्च, रैनी टेलर और कराई से क्राइस्ट चर्च। मसूरी क्राइस्ट चर्च किस शैली में बना हुआ है? तो मसूरी क्राइस्ट चर्च गौथिक शैली में बना हुआ है। तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार बनी, तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार मसूरी में बनी। अब क्योंकि तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार थी इसलिए मसूर तो रही होगी, इसलिए मसूरी में। तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार बनी कब? दलाई लामा ने मसूरी में 1959 में बनाई। दलाई लामा ने पहली निर्वासित सरकार मसूरी में बनाई। उस टाइम उनके साथ, उनके साथ का मतलब क्या था? 59, यानी कि 59, उनके साथ कोई नहीं था। जब दलाई लामा ने मसूरी में निर्वासित सरकार बनाई तब उस टाइम 59, यानी कि उनके साथ कोई नहीं था। 59 मतलब 59। अशोक का शिलालेख मिला है तो कालसी से मिला है। कालसी शिलालेख में यहाँ के लोगों के लिए क्या कहा गया? तो यहाँ के लोगों के लिए पुलिंद, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे कुलिंद निवास करते थे जो कि मौर्यों के आदिम थे, इसलिए यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा गया और यहाँ के क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। कालसी का प्राचीन नाम क्या था? तो कालसी का प्राचीन नाम कालकूट, युगसैल और खलतिका था। कालसी का प्राचीन नाम कालकूट, युगसैल और खलतिका। वेनसांग ने कालसी को क्या कहा? वेनसांग ने कालसी को शुद्ध नगर कहा, क्योंकि कालसी में अशोक का शिलालेख था और अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, और हमें पता है बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे, इसलिए उन्हीं के नाम से रिलेट करते हुए वेनसांग ने इस नगर का नाम शुद्ध नगर रख दिया। कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? कालसी अभिलेख की खोज जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में की। जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में कालसी अभिलेख की खोज की। कालसी अभिलेख की भाषा वल्लिपी, प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि है। कालसी किन नदियों के संगम पर है? यमुना और टोंस के संगम पर है कालसी। मूर्तियों का भंडार प्राप्त हुआ है, मूर्तियों का भंडार है ना, तो लाखों का होगा, इसलिए लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है। लाखा मंडल किस क्षेत्र में आता है? तो जौनसार बाबर क्षेत्र में आता है। लाक्षा गृह का निर्माण पांडवों को मारने के लिए कहाँ पर किया गया था? तो लाखा मंडल में। लाखा मंडल किन नदियों के संगम पर है? यमुना और रिकनाड़ नदियों के संगम पर है लाखों का मंडल। लक्षेश्वर शिव मंदिर, लक्षेश्वर लाखा मंडल। राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख लाखा मंडल से, क्योंकि ईश्वर लाखों में एक ही होते हैं, इसलिए राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख भी लाखा मंडल से मिला। राजकुमारी ईश्वरा किस राजवंश की थी? तो राजकुमारी ईश्वरा सिंहपुर के यदुवंश की थी। लाखा मंडल शिलालेख में यदुवंशी राजाओं की राजधानी बताई गई है सिंहपुर। राजकुमारी ईश्वरा के पिता भास्कर वर्मन, राजकुमारी ईश्वरा के पति जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त। जौनसार बाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है हनोल। महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर हनोल, हनोल में महाशिव को समर्पित है। महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है हनोल, और हनोल महाशिव को समर्पित है। हनोल किस नदी के तट पर है? हनोल टोंस नदी के तट पर है। हटो, ह से हनोल और टौ से टोंस। हनोल का प्राचीन नाम, हनोल का प्राचीन नाम चक्रपुर है। अब चक्रपुर क्यों है हनोल का प्राचीन नाम? क्योंकि हनोल वही जगह है जहाँ पर गणेश ने शिव पार्वती के साथ चक्र पूरे किए थे, वो कॉम्पिटिशन जीता था ना दुनिया का भ्रमण करने वाला, बस उसी कारण से इसका नाम चक्रपुर है। हनोल का महासूर देवता मंदिर किस शैली का है? तो हनोल का महासूर देवता मंदिर हुण शैली का है। हनो हुणो आगे ना अपने यहाँ पे। चक्राता का है, तो चक्राता देहरादून में है, जौनसार बाबर क्षेत्र में। अब चक्राता में पहाड़ों का राजा उपनाम है चक्राता का, अब पहाड़ों की रानी मसूरी। अब इसका उपनाम चक्राता का उपनाम पहाड़ों का राजा, चक्राता का उपनाम पहाड़ों का राजा। पहाड़ों का राजा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पहाड़ में ट्रैवलिंग करते टाइम चक्कर आ जाते हैं, तो चक्राता में तो 100% आएगा ही। चक्राता की स्थापना किसने की? तो चक्राता की स्थापना कर्नल ह्यूम ने की।
पर हम ह्यूम नहीं घूम से रिलेट करेंगे। जब चक्कर आता है तो सर घूम जाता है, इसलिए चक्राता की स्थापना कर्नल घूम ने की, यानी कि ह्यूम ने की। टाइगर वाटरफॉल और किमोना वाटरफॉल, टाइगर वाटरफॉल और किमोना वाटरफॉल चक्राता में है। अब इसे पढ़ना कैसे है? चक राजा, देख तो टाइगर किमोनी, मतलब राजा चक्र, टाइगर किसके पास नहीं है? गढ़वाली में कैसे बोलते हैं? टाइगर किमोनी। तो टाइगर से टाइगर वाटरफॉल हो गया और किमोनी से किमोना वाटरफॉल हो गया। कानासर पर्यटक स्थल, कानासर पर्यटक स्थल चक्राता में। और कानदेव पर्वत चंपावत में है, जहाँ पे विष्णु भगवान ने पूर्व अवतार लिया था। और कानदेव पर्वत पर ही हिंगला देवी मंदिर है, क्योंकि प्रसिद्ध हिंगला तो कौन देवेगा, थी ना हमारी पिछली वीडियो की। बस चक्राता की सबसे ऊंची चोटी, चक्राता की सबसे ऊंची चोटी चिलमरी नेक, क्योंकि चक्राता की सबसे ऊंची चोटी पर चील मर गई। देववन पिकनिक स्पॉट, तो देववन पिकनिक स्पॉट चक्राता में है। बैराटगढ़, बैराटगढ़ चक्राता से 16 किलोमीटर दूर चौरानी चोटी पर है। तो चौरानी चोटी बैराटगढ़ कहाँ है? चक्राता में। पुलिंद राजा विराट की राजधानी, तो पुलिंद राजा विराट की राजधानी क्या है? चौरानी चोटी बैराटगढ़ में। ये पुलिंद राजा महाभारत काल का है। पुलिंद राजा विराट की राजधानी चौरानी चोटी बैराटगढ़ में है, और ये पुलिंद राजा महाभारत काल का है। ऋषिकेश किन नदियों के संगम पर बसा है? तो गंगा और चंद्रभागा। अब याद कैसे रखेंगे? गंगा तो सबको पता है कि ऋषिकेश गंगा के किनारे है, पर वहाँ पे चंद्रभागा आती है, क्योंकि ऋषिकेश में एक चंद्रभागा नाम का पुल है। अब बस स्टेशन पे जाओगे और आपको बद्रीनाथ की साइड जाना है, तो बस स्टेशन पे तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, पर चंद्रभागा पुल पे आपको तुरंत गाड़ियाँ मिल जाती हैं, इसलिए याद रखना। केदारखंड में ऋषिकेश को कहा गया है, तो केदारखंड में ऋषिकेश को कुंजा ब्रक, यानी कि आम का बगीचा कहा गया है। योग की राजधानी, योग की राजधानी ऋषिकेश। त्रिवेणी घाट का है, त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में। यहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है। ऋषिकेश में भी एक ऋषि कुंड है, ठीक है ना। ऋषिकुंड और भी कई जगह पर है, पर एक ऋषि कुंड ऋषिकेश में भी है। ऋषिकेश नगर निगम बना, ऋषिकेश नगर निगम 2017 में बना। फन वैली, फन वैली देहरादून हरिद्वार मार्ग पर है। गुच्चू पानी, गुच्चू पानी देहरादून में, इसे रॉबर्ट्स केव भी बोलते हैं। अब याद कैसे रखने की गुच्चू पानी देहरादून में? अब देखो जो ये उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, और उसमें से देहरादून एक मैदानी इलाका है। तो जब हम पहाड़ी इलाकों को देखते हैं तो वहाँ हमें पानी लेने के लिए धारे पे जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी दूर दूर होते हैं। पर देहरादून क्योंकि मॉडर्न टाइप की सिटी हो गई हम पहाड़ी लोगों के लिए, तो वहाँ पे तो पानी नलों से डायरेक्ट गिच्चे पे मिल जाता है, इसलिए गुच्चू पानी देहरादून। घंटाघर, यानी कि देहरादून घंटाघर देहरादून में। देहरादून घंटाघर का प्रारंभ में नाम क्या था? तो देहरादून घंटाघर का प्रारंभ में नाम बलवीर टावर होता है। घंटा यानी समय, और समय बड़ा बलवान, इसलिए बलवीर टावर। देहरादून घंटाघर का शिलान्यास किसने किया था? तो 24 जुलाई 1948 को सरोजनी नायडू ने। 1948 में इसलिए हुआ क्योंकि देश की आज़ादी को 1 साल हो गया था। इस दिन उन्होंने टिहरी को टाइम दिया कि अगले 1 साल के अंदर भारत में मिल जा। सर रोज नहीं आएंगे बोलने के लिए, इसलिए सर रोज नहीं आएंगे तो सर रोज नहीं। और 1 अगस्त 1949 को हम सबको पता है टिहरी का भारत में विलय हुआ। देहरादून घंटाघर का निर्माण करवाया किसने था? तो कुंवर आनंद ने। घंटाघर का उद्घाटन किसने किया? 23 अक्टूबर 1953 में लाल बहादुर शास्त्री ने। इसे बनाने में 5 साल लगे थे, 1948 से 1953 तक। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में, यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहता है, इसलिए टपकेश्वर नाम पड़ा। इसमें शिवरात्रि पर टपकेश्वर मेला लगता है। सिख गुरु राम राय देहरादून आए 1676 में, देहरादून के धामोवाला में आए। गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को कितने गांव दान में दिए? तो 3 गांव दिए थे, खुड़बुड़ा, राजपुरा और चामासारी। देहरादून में झंडा दरबार की स्थापना कब हुई? तो 1676 में तो आए थे, 1699 में स्थापना हुई, और गुरु राम राय ने की झंडा दरबार की स्थापना। झंडा दरबार मुगल शैली में बना है। इसका कारण यह है कि गुरु राम राय के औरंगजेब के साथ संबंध थे, और उन्हीं के कहने पर फतेहपति शाह को इनको 3 गांव देने पड़े थे। झंडा दरबार का निर्माण पूरा किसने किया? तो गुरु राम राय की पत्नी माता पंजाब कौर ने 1707 में से पूर्ण किया। झंडा मेला प्रतिवर्ष होली के 5वें दिन लगता है, और झंडा दरबार में लगता है। चंद्रबानी मंदिर, चंद्रबानी मंदिर देहरादून में है, और चंद्रबदनी टिहरी में है। अब चंद्रबानी मंदिर के बारे में विशेष क्या है? तो विशेष ये है कि महर्षि गौतम ने अपनी पुत्री अंजनी और उनकी पत्नी के साथ यहाँ चंद्रबानी में निवास किया था, और यहाँ पर एक कुंड भी है जिसे उनके ही नाम से गौतम कुंड कहा गया है। तो गौतम कुंड कहाँ पे हो गया? देहरादून में, चंद्रबानी में। गौतम कुंड कहाँ है? चंद्रबानी मंदिर के निकट देहरादून में। अब संतोला देवी मंदिर, संतोला देवी मंदिर देहरादून में। सिद्धेश्वर मंदिर देहरादून में, नॉट इंपॉर्टेंट। देहरादून के 4 सिद्ध कौन से? इन्हें इसी क्रम में याद रखना इन सिद्धों को। तो क्रम क्या है? लक्ष्मण, कालू, माणक, मांडू। लास्ट में सिद्ध जोड़ दो, लक्ष्मण, कालू, माणक, मांडू। बुद्धा टेम्पल, तो बुद्धा टेम्पल देहरादून के क्लेमेंट टाउन में है, और 1965 में बना, जब भारत पाक युद्ध हो रहा था, ताकि बाकी दुनिया में शांति संदेश आए। बुद्धा टेम्पल कब बना? तो बुद्धा टेम्पल देहरादून के क्लेमेंट टाउन में 1965 में बना, जब भारत पाक युद्ध हो रहा था। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था 1865 में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर मसूरी की एक चोटी का नाम
मसूरी की एक चोटी का नाम 1865 में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर एवरेस्ट पीक रखा गया था। तो आगे बढ़ते हैं। बुद्धा टेम्पल के अन्य नाम क्या है? तो मैंड्रोलिंग मोनेस्ट्री भी कहते हैं। इस बौद्ध स्तूप की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 को हुई। इस बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई, इसमें बौद्ध स्तूप की स्थापना बुद्धा टेम्पल देहरादून के क्लेमेंट टाउन में 1965 में बना, जब भारत पाक युद्ध हो रहा था। बुद्धा टेम्पल के अन्य नाम मैंड्रोलिंग मोनेस्ट्री भी कहते हैं। इस बौद्ध स्तूप की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 को हुई। इस बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई 220 फीट है और इसमें 103 फुट के बुद्ध की मूर्ति है। झंडा मेले में पंजाब के जो भक्त आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संगत कहते हैं। भद्रराज मेला देहरादून के मसूरी में लगता है। नुड़ई मेला देहरादून श्रावण मास में लगता है। टपकेश्वर मेला देहरादून में लगता है। बिस्सू मेला जौनसार बाबर देहरादून में लगता है। नोट, बिस्सू मेला उत्तरकाशी में भी लगता है और बिस्सू मेला जौनसार बाबर देहरादून में भी लगता है। वीर केसरी चंद्र मेला देहरादून चक्राता में लगता है। वीर केसरी चंद्र का जन्म 1 नवंबर 1920 को चक्राता के चावा गांव में हुआ था। 1 नवंबर 1920 को, और 1945 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। वीर केसरी चंद्र को फांसी दी गई 3 मई 1945 को, क्योंकि ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। और आपको याद होगा 1945 में 5 नवंबर 1945 को ही लाल किले में लाल किला मुकदमा चला था आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के खिलाफ, और 3 मई 1945 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। अब इसके मेलों की ट्रिक देख लेते हैं। देहरादून के मेलों की ट्रिक। वीर बिस्सू चंडी और भद्र झट से नई दून टपके। वीर बिस्सू चंडी और भद्र झट से नई दून टपके। अब इसे देख लेते हैं, ट्रिक को हल्का से करेंगे। तो वीर से हो गया वीर केसरी चंद्र, बिस्सू से हो गया बिस्सू मेला, चंडी से हो गया चंडी देवी मेला, भद्र से हो गया भद्रराज मेला, झट से हो गया झंडा मेला, नई से हो गया नुड़ई मेला, टपके से हो गया टपकेश्वर मेला। तो वीर बिस्सू चंडी और भद्र झट से नई दून टपके देहरादून के मेले हैं। दून से देहरादून आ रहा है नाम में। यमुना की प्रमुख सहायक नदी। तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है टोंस नदी। टोंस व यमुना के संगम पर क्या बसा हुआ है? तो काशी। किसाऊ बांध किस नदी पर है? किसाऊ बांध टोंस नदी पर है। अभी किसाऊ और टोंस, तो किस और होंठ याद हो जाएगा। छिबरो परियोजना, तो गढ़वाली में एक शब्द होता है छिबराट। छिबराट मतलब आवाज आ रही है, तो छिबराट में छिबरा से छिबरो और टौ से टोंस। इचारी बांध, इचारी बांध टोंस, ईट से याद रख लेना, ई से इचारी टौ से टोंस। यमुना नदी देहरादून में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी देहरादून में लाखा मंडल से प्रवेश करती है। काशी में यमुना से कौन सी नदी मिलती है? काशी में यमुना से पहले अमलावा नदी मिलती है, फिर थोड़ा ही आगे पर टोंस नदी मिलती है। डाक पत्थर बैराज कहाँ पे है? तो डाक पत्थर बैराज देहरादून में यमुना नदी पर बना है। शक्ति नहर कहाँ है? शक्ति नहर देहरादून में है, तो डाक पत्थर बैराज से निकाली गई है। शक्ति नहर किस नदी से निकाली गई है? तो शक्ति नहर यमुना नदी से निकाली गई है और डाक पत्थर बैराज से निकाली गई है, क्योंकि डाक पत्थर बैराज यमुना नदी पर ही तो बना है। ढकरानी ढालीपुर कुल्हाल खोदरी हत्यारनी परियोजना किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है। ढकरानी ढालपुर खोदरी हत्यारनी कुल्हाल यमुना नदी पर, यमुना नदी पर है। और शक्ति नहर पर है। ढकरानी ढालीपुर कुल्हाल खोदरी हत्यारनी परियोजना यमुना नदी पर निर्मित शक्ति नहर पर है। आसन बैराज कहाँ पर है? आसन बैराज शक्ति नहर पर है। इससे पहले हमने कोई और बैराज पढ़ा? यस पढ़ा था। तो डाक पत्थर बैराज, तो डाक पत्थर बैराज से शक्ति नहर निकाली गई थी। और एक है आसन बैराज, आसन बैराज की शक्ति नहर पर है। व्यासी खोदरी और लखवाड़ जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर है? व्यासी खोदरी और लखवाड़ जल विद्युत परियोजनाएं यमुना नदी पर है। व्यासी में यमुना नदी पर। आसन नदी कहाँ से निकलती है? तो आसन नदी देहरादून के आसारोड़ी मार्ग से निकलती है। आसन नदी यमुना में मिलती है देहरादून की रामपुर मंडी के पास में। आसन नदी देहरादून की रामपुर मंडी के पास में बाईं ओर से शक्ति नहर यानी कि यमुना नदी में मिलती है। रिस्पना किसकी सहायक नदी है? तो रिस्पना विंदाल की सहायक नदी है। सौंग नदी की सहायक नदियाँ, सौंग नदी की सहायक नदियाँ हैं सिसवा और वाल्दी, क्योंकि सौंग सुना के सिवाल्दी, तो सिवाल से क्या सी से हो गया सिसवा और वाल्दी से हो गया वाल्दी। सिसवा की सहायक नदियाँ रिस्पना और बिंदाल। अब ये आगे वाला जो नीला दिख रहा है उससे रिस्पना निकाल लो और पीछे जो वाह है उसमें बिंदाल। सौंग किसकी सहायक नदियाँ हैं? सौंग गंगा की सहायक नदी है। देहरादून के जलप्रपात, तो इसकी सहस्त्र बार कर चकराजा टाइगर क्या मुनि, चाहे मसूरी मैसी हो या शिखर हार्डी भट्ट, तो सहस्त्र धारा, सहस्त्र बार से गया सहस्त्र धारा जलप्रपात। अब चकराजा, चकराजा से चक्राता के जलप्रपात, तो चक्राता के जलप्रपात कौन कौन से हैं? टाइगर और किमोना वाटरफॉल। मसूरी से मसूरी के जलप्रपात, तो मसूरी के जलप्रपात कौन कौन से हैं? मैसी, मैसी से मैसी वाटरफॉल, शिखर से शिखर वाटरफॉल, हार्डी से हार्डी वाटरफॉल और भट्टा से भट्टा वाटरफॉल देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है वर्तमान में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है वर्तमान में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1767 में बंगाल में हुई थी। और 67 में बंगाल में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई क्यों थी? क्योंकि भारतीय 1757 में प्लासी का युद्ध हारे, 1764 में बक्सर भी हार गए, जिससे क्या हुआ, बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और अंग्रेजों ने सोचा इन्हें हराना तो आसान है, तब उन्होंने एक अंग्रेज से कहा कि तुम नक्शे बनाओ, जिसके लिए उसका नाम था जेम्स रेनले को कहा कि नक्शे बनाने वाली कंपनी खोलो। इसलिए 1767 में बंगाल में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून लाया गया। तो 1942 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो 1767 में बना, प्लासी के 10 साल बाद बना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम इसे देहरादून में लाया गया।
ताकि नक्शे में देख सकें अंग्रेज कहाँ कहाँ पर है। एवरेस्ट की ऊंचाई मापने का श्रेय जाता है तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिरीक्षक जॉर्ज एवरेस्ट को। एफआरआई का एफआरआई देहरादून में। एफआरआई की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। भारतीय वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1864 में हुई। भारतीय वन विभाग का पहला अध्यक्ष डॉक्टर डिट्रिच ब्रैंडिस, जो कि जर्मन विशेषज्ञ हैं। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब हुई? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना 1878 में हुई। ठीक 6 साल बाद फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम क्या किया गया? तो 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून किया गया। 1878 के 6 साल बाद 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून किया गया और 1906 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया और आज़ादी के बाद इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। एफआरआई की इमारत का डिजाइन किसने बनाया है? तो एफआरआई की डिजाइन ब्लूमफील्ड ने बनाया है। एफआरआई के गेट का नाम क्या है? तो ब्रैंडिस गेट है, पहले वन महानिरीक्षक डिट्रिच ब्रैंडिस के नाम पर। एफआरआई के भवन का उद्घाटन किसने किया? तो 7 नवंबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने किया और मुझे इसलिए याद है क्योंकि उसी टाइम पर गांधी भी मसूरी में ही थे। एफआरआई को डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा तो 1991 में मिला। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय तो राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून में है। भारत में पहली बार नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1770 में हुई थी। मरीनो सर्वे ऑफ इंडिया को कलकत्ता स्थानांतरित किया गया 1874 में। मेरीनो सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून स्थानांतरित किया गया 1954 में और नाम नौसेना जल सर्वेक्षण कार्यालय रखा गया। 1996 में इसका नाम नेशनल हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण ऑफिस किया गया और 1999 में राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय किया गया। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान का है तो दिल्ली में है और 1968 में। तो वडिया का मतलब होता है मस्त, तो वडिया उन अरसा, अरसा एक पहाड़ी व्यंजन है, मिठाई समझ लो। तो वडिया उन अरसा दिल्ली में। देहरादून का भी स्वाद छा मतलब देहरादून का भी स्वाद छा मतलब देहरादून का 7-6। तो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना दिल्ली में 1968 में। वडिया उन अरसा यानी कि 1968 और देहरादून का भी स्वाद 6 मतलब 7-6। तो वाडिया संस्थान देहरादून शिफ्ट हुआ 1976 में जब KMVN और GMVN की स्थापना हुई और 1976 में ही ND तिवारी यूपी के CM बने थे। ONGC की स्थापना 1956 में देहरादून में हुई। ONGC की स्थापना देहरादून में 1956 में। ONGC को नवरत्न का दर्जा 1997 में। ONGC महारत्न का दर्जा 2010 में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान 1960। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान 1960 देहरादून में। इसे हम BP60 देहरादून से याद रखेंगे। प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में बदलने के लिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने देहरादून में प्लांट कब लगाया? तो 2019 में। भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 देहरादून। 1982 में इसलिए बना क्योंकि 1982 के दौरान उत्तराखंड में नेशनल पार्क बनने शुरू हो गए तो उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान IIRS 1966 देहरादून में। सुदूर में ही दा पे 2 ऊ की मात्राएं लग रखी हैं तो सुदूर से ही 66 निकाल लेना। राष्ट्रीय वन अकादमी कब बनी? तो 1987 में देहरादून में। ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान का है देहरादून में 1978 में बना। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान देहरादून में है क्योंकि नेता भी अंधे ही तो होते हैं, उन्हें दिखता नहीं है अपने सामने कुछ। आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन संस्थान देहरादून में। आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन संस्थान देहरादून में है क्योंकि मेन सरकार देहरादून में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में देहरादून में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में, हरिद्वार में और पौड़ी में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय देहरादून में। क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2015 में और देश का 48वां टाइगर रिजर्व था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा टाइगर रिजर्व क्योंकि राज्य का पहला टाइगर रिजर्व कार्बेट है और उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व राजाजी है और देश का 48वां टाइगर रिजर्व है। तो मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो मसूरी वन्यजीव विहार मसूरी 1993 देहरादून में है। 11 वर्ग किलोमीटर का है। मालसी डियर पार्क देहरादून में है, मसूरी रोड पर है मालसी डियर पार्क। स्टेट वॉर मेमोरियल कहाँ है? स्टेट वॉर मेमोरियल चीरबाग देहरादून में। अब चीरबाग देहरादून में क्यों है? क्योंकि वॉर मेमोरियल है तो चीर फाड़ तो होगी ही। विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र देहरादून में। विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र देहरादून में। वन संग्रहालय देहरादून में। सिडकुल की स्थापना कब हुई? सिडकुल की स्थापना 2002 में देहरादून में। सिडकुल के 7 बड़े औद्योगिक स्थान है, कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है एकीकृत औद्योगिक स्थान पंतनगर, दूसरा एकीकृत औद्योगिक स्थान हरिद्वार, तीसरा एकीकृत औद्योगिक स्थान सीलापुर देहरादून, चौथा है IT पार्क सहस्त्रधारा, पांचवा एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क सितारगंज, छठवा सिगड़ी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार, सातवां सिडकुल फेज 2 सितारगंज। मार्बल उद्योग का है, मार्बल उद्योग देहरादून में क्योंकि अमीर लोग हैं भाई। सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग भी देहरादून में क्योंकि बड़े लोग हैं। सिल्क पार्क देहरादून में, हाई फाई लोग हैं देहरादून के, सिल्क के कपड़े पहनते हैं। IMF की स्थापना कब हुई थी? IMF इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंड IMF का मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। IMF की स्थापना 1932 में देहरादून में 1 अक्टूबर को। और 1832 में क्या हुआ था? 1832 में
जॉर्ज एवरेस्ट ने सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना मसूरी में की थी। मसूरी में 1832 में जॉर्ज एवरेस्ट ने सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना की थी। आईएमएफ का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ? फिलिप चैडविक ने 10 दिसंबर 1932 को किया। तो आईएमएफ की स्थापना तो 1 अक्टूबर को हुई थी और इसका औपचारिक उद्घाटन फिलिप चैडविक ने 10 दिसंबर 1932 को किया। आईएमएफ की बिल्डिंग का नाम क्या है? तो चैडविक बिल्डिंग है। आईएमएफ के पहले कमांडेंट है एलपी कोलिंस। एलपी कोलिंस आईएमएफ के पहले भारतीय कमांडेंट। तो 1947 में आईएमएफ के पहले भारतीय कमांडेंट ठाकुर महादेव सिंह। आईएमएफ का आदर्श वाक्य क्या है? वीरता और बुद्धि। आईएमएफ पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो उसकी स्थापना के 50 साल बाद यानी कि 1982 में जारी हुआ। 50 पैसे का डाक टिकट था। और 1950 में ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की स्थापना भी हुई देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना। अब कारण मैंने बताया था ना, तो उस दौरान नेशनल पार्क बहुत बने थे, तो उसमें जो काम करेंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक इंस्टीट्यूट बना दिया भारतीय वन्यजीव संस्थान 1982 में देहरादून में। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का है जॉली ग्रांट देहरादून में। राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो सुद्धोवाला है, जो कि देहरादून है। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला इंजीनियरिंग कॉलेज देहरादून। सूर्यधारा झील। सूर्यधारा झील देहरादून में है, जाखल नदी पर है। सूर्यधारा झील का नाम गजेंद्र दत्त नैथानी झील भी है। सूर्यधारा झील का एक नाम गजेंद्र दत्त नैथानी झील भी है, जो कि देहरादून में है, जाखल नदी पर है। उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल तो आसन वेटलैंड है, जो कि 2020 में घोषित हुआ। रामसर संधि कभी? तो रामसर संधि 1971 में हुई। भारत में रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए तो भारत ने रामसर संधि पर 1982 में हस्ताक्षर किए। अब रामसर संधि 1971 में हुई, इसे याद कैसे रखना है? ठीक है, राम ही तो है सात एक, पूजा कोई नहीं। राम ही तो है सात एक, पूजा कोई नहीं। भारत में रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए 1982 में। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1982 में आईएमएफ पर पहला डाक टिकट भी जारी हुआ। भारत में रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए 1982 में। भारत का पहला क्रिप्टोग्रामिक उद्यान देहरादून में 11 जुलाई 2021 को बना। भारत का पहला क्रिप्टोग्रामिक उद्यान देहरादून में है, 11 जुलाई 2021 को बना। उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना तो बाल मित्र थाना देहरादून में 22 जनवरी 2021 को। उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना देहरादून 22 जनवरी 2021। देहरादून में विधानसभा सीटें हैं 10। विधानसभा की एससी सीट राजपुरा, एसटी सीट चक्राता। देहरादून जनसंख्या में किस नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। देहरादून जनघनत्व में किस नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर। जनसंख्या में दूसरे और जनघनत्व में तीसरे और लिंगानुपात में देहरादून 12वें नंबर पर आता है। दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पहला कौन है? हरिद्वार। हरिद्वार के बाद देहरादून और देहरादून के बाद उधम सिंह नगर। देहरादून का वीटीपी हो गया 1076। देहरादून में प्रथम विधानसभा सत्र 9 जनवरी 2001 को। अब 9 जनवरी 2001 को क्या हुआ? विधान से 9 और पहले से याद रख लो, पहला महीना जनवरी का, और 2001 इसलिए क्योंकि 9 नवंबर को तो बना ही था, 9 नवंबर 2000 को। तो अगले साल ही तो बैठक होनी थी। तो देहरादून का ऐतिहासिक नाम है पृथ्वीपुर शिवभूमि, उपनाम है सैनिक नगर, लीची नगर और वन संस्थान। राजाजी नेशनल पार्क को किनको मिलाकर बना है? मोतीचूर जिला और राजाजी, इन तीनों को मिलाकर बना है। कब बना? 1983 में बना। राजाजी नेशनल पार्क का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? मसूरी वन्यजीव विहार 11 वर्ग किलोमीटर का है, 1993 में बना। गंधक युक्त सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून में है, वाल्टी नदी पर है। लाखा मंडल किनके संगम पर है? लाखा मंडल यमुना और दिखनाल नदियों के संगम पर है। शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो लाखा मंडल से, क्योंकि शिव तो भोले हैं और ऐसी मूर्तियां कम ही है जो विनाश करती है, तो इसलिए लाखों की होगी ना, इसलिए लाखा मंडल से मिली है। गणेश जी की विशिष्ट मूर्ति, अब क्योंकि विशिष्ट है तो ये भी तो लाखों की होगी, इसलिए लाखा मंडल से। राजपुर नहर देहरादून में है, कर्णावती ने बनाई। किस मंदिर के शिवलिंग पर जल डालने पर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो लाखा मंडल के शिव मंदिर पर जल डालने पर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, लाखों का शिवलिंग है तो उसमें कुछ तो स्पेशलिटी होगी। तो इसमें होता क्या है? तो लाखा मंडल के शिव मंदिर पर जब आप जल डालते हैं तो उसमें आपको आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। लाखा मंडल का शिव मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। रामताल गार्डन का है, चक्राता देहरादून में। काणासर पर्यटक स्थल का है देहरादून में, क्योंकि देहरादून में ही राष्ट्रीय दृष्टि बाधिता संस्थान है। मसूरी की ऊंचाई समुद्र से 2005 मीटर। मसूरी की खोज किसने की? तो कैप्टन यंग ने की थी, 1825 में की थी। इसकी खोज तब हुई जब इसे वापस बुलाया गया था सहारनपुर मंडल से कुमाऊं में 1825 में। किसने अंग्रेजों को मसूरी पट्टे पर दिया था? तो सुदर्शन शाह ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी लबास नगर मसूरी में है और 1 सितंबर 1959 को बना। अब क्यों बना था? दलाई लामा ने 1959 में अपनी सरकार बनाई थी, तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार, तो उसे चलाने के लिए प्रशासनिक लोग तो चाहिए। तो सरकार ने भी तुरंत मसूरी में 1 सितंबर 1959 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी यानी कि लबासना की स्थापना करी थी। कैंपटी फल का मसूरी के टिहरी वाले हिस्से में आता है। तो जिला पूछे तो टिहरी और जगह पूछे तो मसूरी। लाइब्रेरी बाजार, लंढौर बाजार, कुलड़ी बाजार कहाँ है? मसूरी में। बाजार, लंढौर बाजार और कुलड़ी बाजार कहाँ पे है? लंढौर बाजार और कुलड़ी बाजार कहाँ पे है? मसूरी में। तो मसूरी लाइब्रेरी बाजार में कुल लौंडे हैं, ये ट्रिक हो गई, क्योंकि कुलड़ी से कुलड़ी बाजार हो गया और लौंडे से लंढौर बाजार हो गया। कैमल्स बैग कहाँ है? तो मसूरी में है। ज्वालाजी मंदिर मसूरी का किस पहाड़ी पर है? मसूरी का ज्वालाजी मंदिर विनोक पहाड़ी पर है। विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो मसूरी में। खुड़बुड़ा युद्ध कहाँ होता है? खुड़बुड़ा युद्ध 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा मैदान में होता है देहरादून में।
चंदबाड़ी ताल और कांसरो ताल कहाँ है? देहरादून में, क्योंकि देहरादून में चंदन कांसरो यानी कि चंदन खासरो, तो चंदन से चंदबाड़ी ताल हो गया और कांसरो से कांसरो ताल हो गया। संत नगरी ऋषिकेश को कहते हैं। योग की वैश्विक राजधानी ऋषिकेश, गंगानगर ऋषिकेश। ऋषिकेश स्थित स्वर्ग आश्रम की स्थापना किसने की थी? स्वामी विशुद्धानंद ने, क्योंकि स्वर्ग है तो विशुद्ध तो होगा ही और ऋषियों को आनंद भी आ गया, क्योंकि स्वर्ग है तो विशुद्ध तो होगा ही और ऋषियों को आनंद भी आएगा, क्योंकि स्वर्ग में अप्सरा भी होती है ना। ऋषिकेश स्थित राम झूले का अन्य नाम शिवानंद झूला है। राम झूले का अन्य नाम शिवानंद झूला। ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? भरत मंदिर है। ऋषिकेश एम्स बना 2012 में और कार्य शुरू किया 2014 में। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड यानी कि IDFL ऋषिकेश में है। अब क्योंकि फेल हो गए तो जोगी बाबा या ऋषि ही बनोगे, इसलिए IDFL, एफ से फेल, कहाँ पे है? ऋषिकेश में। और IMFL कहाँ है? मोहन अल्मोड़ा में, क्योंकि नाम में ही दे रखा है IM, तो M से हो गया मोहन, IM मोहन। और ID बोलेंगे तो D ग्रेड का ऋषिकेश में। देश का पहला वन महाविद्यालय तो 1878 में देहरादून में है। 1906 में इसे FRI बनाया गया, तो देश का पहला वन महाविद्यालय 1878 में देहरादून में बना और 1906 में इसे FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। देहरादून के कुलागढ़ में वन अनुसंधानशाला की स्थापना कब हुई? तो देहरादून के कुलागढ़ में वन अनुसंधानशाला की स्थापना 1929 में, क्योंकि लाहौर अधिवेशन होने वाला था ना। कुलागढ़ में लौ है, लाहौर में भी लौ है, तो लाहौर अधिवेशन 1929, कुलागढ़ में वन अनुसंधानशाला 1929। अति हिमीकृत विद्युत उत्पादन केंद्र का है? तो श्यामपुर देहरादून में। नुणाई मेला किससे संबंधित है? तो नुणाई मेला भेड़ पालकों से। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान का है? तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून में है, क्योंकि भारत की हिंदुस्तानी संगीत अकादमी थी तो सिंपल सी बात है राज्य की राजधानी में ही बनेगी। कोई नॉर्मल सी संगीत अकादमी होती तो कहीं भी खोल सकते थे, पर क्योंकि भारत खंडे थी इसलिए देहरादून में खोली। संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद 2004 देहरादून में। देखो, जब संस्कृत के विद्यालयों की बात आएगी तो हरिद्वार की तरफ जाना, और संस्कृत साहित्य और कला की बात होगी तो देहरादून, क्योंकि संस्कृति साहित्य और कला दुर्लभ है और इसे बचाने के लिए इसे राजधानी में ही रखा जाएगा। देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना 1900 में हुई और 103 साल बाद 2003 में से ISO का दर्जा मिला। ढालीपुर परियोजना, तो ढालीपुर परियोजना यमुना पर है और यमुना पे बनी परियोजनाओं की ट्रिक क्या है? यमुना खोद के लकड़ा डाली पर। यहाँ पे खोद के लकड़ियाँ डालना मत, तो खोद से खोदरी, लकड़ा से लकवाड़ और डाली पर से हो गया ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पर। ग्लोगी परियोजना, तो ग्लोगी परियोजना मसूरी में भट्टा फॉल पर 1907 में निर्माण हुआ और 1912 में उत्पादन शुरू, और उत्तर भारत का पहला जल विद्युत परियोजना थी मसूरी की भट्टा फॉल जल विद्युत परियोजना यानी कि ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। देहरादून में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा जून 2006 में। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स देहरादून में। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना देहरादून में। डील फैक्ट्री देहरादून में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसैक देहरादून में 2005 में। अंतरिक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए देहरादून में, और 2005 में इसलिए क्योंकि स्पेस में एस होता है जो 2005 की तरह दिखता है। गुरु राम राय एजुकेशन मिशन किसने बनाया? तो महंत इंद्रेश चरण दास ने 1950 में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना की। DAV कॉलेज देहरादून में ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने 1902 में बनाया। भारत का पहला पंजीकृत स्कूल दून कॉलेज 1935 में सतीश रंजन दास ने बनाया। भारत का पहला पंजीकृत स्कूल दून कॉलेज या दून स्कूल 1935 में। द एशियन स्कूल देहरादून में। वुडस्टॉक स्कूल देहरादून में। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून में 1902 में DAV के साथ में बना। सेंट जॉर्ज कॉलेज देहरादून में 1853 में। सेंट जॉर्ज कॉलेज देहरादून में। वेलहम गर्ल्स कॉलेज 1857 में देहरादून में, क्योंकि 57 की क्रांति में आबादी कम हो गई तो वेलहम गर्ल्स कॉलेज बनाया गया। गढ़वाल यूनियन की स्थापना, गढ़वाल यूनियन 1901 में। यूनियन 1 गढ़वाली समाचार पत्र गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से निकला। उत्तराखंड दर्शन प्रवचन युगवाणी धार देहरादून आबाद देहरादून के पेपर है। उत्तराखंड दर्शन प्रवचन युगवाणी धार देहरादून आबाद। दैनिक जनलहर हिमवंत से गढ़वाल पोस्ट का नया जमाना। दैनिक जनलहर हिमवंत से गढ़वाल पोस्ट का नया जमाना। सीमांत वार्ता के लिए देहरादून में जाना, ये भी देहरादून के समाचार पत्र है। तो क्या हो गया? उत्तराखंड दर्शन प्रवचन युगवाणी धार देहरादून आबाद। दैनिक जनलहर हिमवंत से गढ़वाल पोस्ट का नया जमाना। सीमांत वार्ता के लिए देहरादून में पड़ेगा जाना। भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने, जिसकी स्थापना 1767 में कलकत्ता में हुई और 1942 में जो देहरादून में आया। भारत का पहला डाक टिकट 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया, जिसकी स्थापना 1767 में कलकत्ता में हुई थी, जैन ने की थी, और 1942 में जो देहरादून में आ गया था। देहरादून वन संग्रहालय 1914 में बना। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय 1989। स्वामी राम हिमालयन आज न आठ न स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय 1989 में बना। या कैसे? स्वामी राम हिमालय आज आना यानी कि 8 और 9 89। पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय देहरादून में 2003 में बना। पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में 2005 में। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून में 2009 में। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में। ग्राफिक विश्वविद्यालय 2008 में देहरादून में। उत्तराखंड भाषा संस्थान 2010 में देहरादून। उत्तराखंड की भाषा
उत्तराखंड भाषा संस्थान 2010 देहरादून में। अब ठीक है, उत्तराखंड की भाषा मेरी नज़र में तो 10 में से 10 है। उत्तराखंड की भाषा मेरी नज़र में 10 में से 10 है, 2010 है। उत्तराखंड उर्दू अकादमी 2013 में, उर्दू अकादमी 2013 में देहरादून में है। अब ऐसे हिंदू देखा जाए तो मेरे लिए उर्दू अकादमी देहरादून में 3 में ना 13 में है, यानी कि 2013। देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी, टिहरी राज्य प्रजामंडल 1939 देहरादून के चक्रवाल में सदैव संबंध बनाई। विज्ञान धाम देहरादून में चक्राता छावनी 1866 और लंढौर छावनी 1836 और मसूरी क्राइस्ट चर्च भी 1836। देहरादून खेल अकादमी 2001 में। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देहरादून में। अभिनव बिंद्रा, हरदयाल सिंह, राम बहादुर छेत्री, वीर बहादुर गुरुंग और पदम बहादुर मल, सबके नाम में 2 है और 2 से देहरादून। देखो, अभिनव बिंद्रा, हरदयाल सिंह, राम बहादुर छेत्री, वीर बहादुर गुरुंग, पदम बहादुर मल, ये सब देहरादून के। स्नेहा राणा देहरादून की क्रिकेटर है। यशवंत त्रिलोकपाल और गजेंद्र देहरादून के एथलीट खिलाड़ी हैं। नगरीय जनसंख्या में देहरादून किस नंबर पर है? पहले नंबर पर है। धन्यवाद, आज की क्लास खत्म।